नमस्कार सभी को श्रेय XYZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 क्लास 10वीं मैथमेटिक्स का। तो अब समय आपका बहुत कम रह गया है, तो यहाँ से आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, है ना। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बच्चों का मन में रहता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे, है ना। इस पे भी बात करेंगे और बात करेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और उसमें क्या उसके थ्योरी हो सकते हैं, तो हम लोग थ्योरी को भी देखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे और मॉडल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप तैयारी में कुछ पिछड़ रहे होंगे तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। और जिन बच्चों का तैयारी अच्छा है तो उनको और हेल्प ज़्यादा करेगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस मैथमेटिक्स के एग्जाम में समय आपको मिलेंगे 3 घंटे। कुल मार्क्स और कुल पूर्णांक जो होंगे आपको 80 अंक हमको मिलेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 52 होगा। फिर हम बात करते हैं इधर, तो 1 से 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी उसके ऑप्शन दिए रहेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका आंसर मान लीजिए बी होता है तो ऑप्शन बी भी लिखना है और बी का जो आंसर होगा उसको भी आप लिखिएगा। तो पहले 1 से लेकर 30 कितने मार्क्स के रहेंगे, एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी 30 मार्क्स का 1 नंबर का क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव होगा। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 से 38, टोटल क्वेश्चन हुए 8। तो 8 प्रश्न का आपको उत्तर नहीं देना है। कितने बच्चे गलती करते हैं कि 8 का 8 देने लगते हैं, तो 8 में से किन्हीं 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन 8 रहेंगे, जो जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, यानी 6 दूनी के 12 मार्क्स रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 46 यानी 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं देना है, तो आपको जवाब देना है मात्र 6 क्वेश्चन का, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे 3 नंबर का होंगे, यानी 6 तेरी 18 मार्क्स होंगे यहाँ से। ठीक है, तो बड़ी आसान है कि 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके रहेंगे और आपको जवाब देना है कि 6 प्रश्नों का, तो जो उसमें से आपको अच्छा लगे उसको आप सोल्व कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 यानी कुल क्वेश्चन हो गए आपके 6। तो 6 का जवाब आपको नहीं देना है, आपको जवाब देना है मात्र 4 क्वेश्चन का। तो अब प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का हो गया, तो 5 का कितने हो गए 20। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं कि पहले जो क्वेश्चन उसको डिफिकल्ट लगता है उसको सोल्व करने लगते हैं। तो आपके यहाँ 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको जवाब कितने का देना है, मात्र 4 क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन आपको आसान लगता है आप उसका जवाब पहले दीजिए और मात्र आपको 4 का ही देना है। तो 4 क्वेश्चन दीजिए, ये ना कि 6 में 6 देने लगे तो उससे आपको ज्यादा नंबर प्राप्त तो होंगे नहीं। 20 मार्क्स हैं तो आपको यहाँ 6 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज पहले समझना, किसी भी तैयारी करने अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको पहले सिलेबस को समझना पड़ता है कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से हमको कितने क्वेश्चन बनाने हैं, कहाँ से कितने मार्क्स आएंगे, है ना। तो ये सब बात पहले आप समझ जाइएगा, तो आप जो लास्ट समय है स्मार्ट तरीके से यदि तैयारी आप करते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। 156 पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 156 को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसको। सम संख्या तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 से कीजिए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 3 9 यानी 13 एकम 13। यानी हम कह सकते हैं कि 156 को लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब ये भी ऑप्शन हो सकता है, या 2 2 2 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 13। ये भी आंसर हो सकता है ऑप्शन, ये भी आंसर आपका हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ देना। ऐसा नहीं करते कि यहाँ 13 से नहीं काट दीजिएगा, 3 से कटेगा तो पहले 3 से काट लेना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मान लीजिए कि 120 है, इसको भी तोड़ेंगे। 2 से कीजिए, 2 छक्का 12, 60 बार में 2 से 30, 2 से 15। अब देखिए 15 आया तो आप 5 से नहीं काट दीजिएगा, 15 3 से कटेगा तो 3 से पहले कीजिए, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 120 को, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो ऑब्जेक्टिव है ना। तो 120 को हम लिख सकते हैं
2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ये भी आंसर में हो सकता है, या फिर 2 2 के हुआ 3 को 2 के पावर 3 हो गया और गुना 3 गुने 5 ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, आप आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा 140 है ना, इसी टाइप का। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है इस टाइप का कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया, बहुत सस्ता क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शांत और अशांत से क्वेश्चन है, शांत और अशांत, शांत और अशांत। पहले इसको समझते हैं शांत और अशांत को। देखिए, यदि हम 3 से भागा देते हैं 10 में तो 3 तरीके 9, तो एक बचा है दशमलव गया तो 10 हो गया, फिर 3 तरीके 9, फिर यहाँ 10, फिर 3 तरीके 9, फिर यहाँ ऐसे आते रहेगा। तो ये आते रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत, मैंने कभी शांत रहेगा ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, अशांत। और एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 4 से हम भागा दे 25 में तो 4 छक्का के 24 हो गया, एक दशमलव दिए 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 दशमलव वहाँ दिया हुआ है तो 20 हो गया, 4 5 20। तो ये 2 बार 3 बार में तो ये कट गया पूरा ना, तो ये कट गया तो ये क्या हो गया, शांत। क्या हो गया, शांत। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर, अंश नहीं हर, यदि 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप में होता है ना, तो ये भी क्या होता है, शांत होता है। क्या होगा, शांत होगा। यदि परिमेय संख्या का हर, अंश नहीं हर, यदि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हो तो वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। छोटा क्वेश्चन है तो आप भागा देके भी देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं एक दो। जैसे आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2, 6/15 दिया है, 6/15 को आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो आप ऐसे भागा भी दीजिएगा 15 से 6 में, 0 60 15 चौका 60, कट गया, ये वैसे ही शांत है। नहीं तो इसको और इसको काट दीजिए 3 से, 3 दूनी के 6, 3 5 15 यानी 2/5, 5 से भागा दे दीजिए 2 में, 20 हो गया, 5 चौका 20 है ना, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या है, शांत है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताए थे कि यदि परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में होता है, क्या होता है, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का होता है, तो यह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 17/8, 17/8। अब देखिएगा 8 को भागा भी दे सकते हैं, ऐसे भी आपको 8 दूनी के 16, 1 बचा, दशमलव 10, 8 का 8, 2 20 हो गया, 8 दूनी के 16, यहाँ पे 4 हो गया, 40 हो जाएगा, 8 5 40। ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, है ना। ठीक है, और उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे एक और उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए 29/343 का। ठीक है, तो 343 है, इसको जब तोड़िएगा तो आएगा 7 के पावर 3। देखिए 2 या 5 रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन ये 7 है ना, तो हमेशा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको शांत और अशांत समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी हमने किया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है शून्यक से। बहुत आसान है क्वेश्चन, सुनिए। जैसे शून्यकों की संख्या आपसे पूछा जाएगा, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए, ठीक है, ये है x, x डैश, y और y डैश।
तो एक्स अक्ष को ग्राफ जे बार काटता है वही आपका शून्यक कहलाता है। जैसे मान लीजिए देखिए इसको, अब देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को के बार काटा है, 1 2 3 4, इसको नहीं लीजिएगा, ये वाई अक्ष है, ये नहीं कि इसको मत जोड़ दीजिएगा, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और देखते हैं, मान लीजिए ऐसे काटा ग्राफ, तो देखिए एक्स अक्ष को दिखाएंगे, इसको एक्स है, ये एक्स ऐसे, एक्स को इसको के बार काटा, एक बार यहाँ काटा एक बार यहाँ काटा, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको ऐसा मिल जाए एक्स डैश वाई वाई, देखिए एक्स अक्ष को ग्राफ कहीं पे काटा है नहीं, कहाँ काटा है वाई अक्ष में, यहाँ पर शून्य क्या हो जाएगा 0। एक और लेते हैं उदाहरण, ऐसा काटे तो ये देखिए ऐसे एक बार ही छुआ है तो शून्य कितना होगा 1, कितना शून्य हो जाएगा 1। अब ऐसे काट देगा तो कितना हो जाता, ऐसे रहेगा तो 2। तो एक्स अक्ष को जे बार ग्राफ काटेगा वही आपका क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बताइए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यक से भी आपका क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है शून्यक से। देखिए शून्यक से कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। ठीक है, अब इसको गुणनखंड जब कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x माइनस 3x अब प्लस 12, गुणनखंड तो आपको आता होगा, नाइन्थ में भी पढ़ना है। अब यहाँ से देखिए x ले लीजिए कॉमन, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन, तो यहाँ हो गया x माइनस 4 और यहाँ माइनस 3 ले लीजिएगा तो होगा x प्लस माइनस माइनस 4, यानी ये हो गया x माइनस 4 और x माइनस 3। इसका जब शून्यक निकालिएगा तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर होगा 4, इसका निकालिएगा तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 3, यानी शून्यक आ गया एगो 4 एगो 3, तो इसको हम कह सकते हैं अल्फा और इसको कह सकते हैं बीटा। ठीक है, दूसरा चीज अब द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जो होते हैं वो होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है द्विघात बहुपद का मतलब रूप। ठीक है, फिर होता है एक और, जैसे और उसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछता है तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा इक्वल टू होगा सी बटा ए। ठीक है, फिर द्विघात बहुपद का शॉर्ट फॉर्म निकालने का सूत्र जो होता है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है फटाक से, योगफल और गुणनफल दिया है तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। तो इस पे आप डायरेक्ट बैठा दीजिएगा जब अल्फा और बीटा आपको मैंने योगफल और गुणनफल दिया है, तो आपको ये चारों चीज याद रखना होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे अल्फा है 4, हम अल्फा प्लस बीटा निकालना चाह रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 3, यानी कितना 7। अब हमको चाहिए एक और निकाल देते हैं अल्फा गुना बीटा भी, तो अल्फा गुना बीटा कर देंगे तो 4 दिए कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि यदि शून्यकों का योगफल 7 दिया है और गुणनफल 12 दिया है तो आप द्विघात बहुपद बताइए, है ना। तब यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट बिठा देंगे, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 7, यानी 7x हो गया। अब अल्फा गुना बीटा इक्वल टू कितना है 12। देखिए मेरा आ गया कि नहीं द्विघात, यानी अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा गुना बीटा दिया हो तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखिएगा
यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से निकालिएगा तो a का मान 1 हो गया, b का मान हो गया -7 और c का मान कितना हो गया 12। ठीक है ना। शून्यकों का योगफल कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान कितना है? -b/a फॉर्मूला होता है। चलिए b का मान देखिए यहाँ कितना है? -7 बटा a का मान कितना है? 1। तो जब इसको कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन आता है कि नहीं। फिर शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या होता है? c बटा a। तो c यहाँ पे कितना है आपका? 12 और a आपका कितना है? 1। यहाँ से भी देखिए आ गया 12, यहाँ से भी आ गया 7, यहाँ से भी देखिए 7, यहाँ से भी 12 आ गया। तो इसको समझिएगा तो आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप सोल्व कर सकते हैं। यानी आपको ए दिया है, आप पूछ दे कि शून्यकों का योगफल बताइए, तो आप इससे भी बना सकते हैं, है ना। या फिर ऐसे हल करके यहाँ से निकाल के यहाँ से भी हल कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है। तो आपसे 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है इससे कि योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद बताइए, फटाक से यहाँ बैठा दीजिए, ये ले लाइए। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से देखिएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन है आपका जो दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। यही क्वेश्चन है। इसका योग देखिए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a कितना हो जाएगा? 7। चलिए, तो बहुत ही आसानी से इसको समझ पाइएगा। कब? जब इसको बेसिक से समझिएगा, पूरा थ्योरी देखिएगा, तब कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए हमने इसमें थ्योरी भी बता रहे हैं हम और क्वेश्चन भी करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम आराम से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है रैखिक समीकरण। तो पहले रैखिक समीकरण में आपको थोड़ा सा थ्योरी देखना होगा। a1 बटा a2, b1 बटा b2, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसको समझ गया तो आप लगभग 3 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाइएगा। तो नहीं समझिएगा तो आपका 3 क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा b2 के, तो इसको लिखने की विशेष महत्व है नहीं। जब पहले दोनों बराबर नहीं रहेगा तो इसको लिखना कोई जरूरत है नहीं। तो ऐसा रहेगा तो क्या क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले ऐसा रहेगा तो क्या हो गया? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। फिर क्या होगा? ये संगत होगा। और फिर क्या होगा? रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। कब? जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे। अब इसका समीकरण इस टाइप का रहेगा, जैसे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 मान लीजिए रहे, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण 1 रहेगा, समीकरण 2। तो इस टाइप का समीकरण रहेंगे। तो वहां से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालिएगा और इसमें बिठाइएगा। यदि a1 बटा a2 और बराबर नहीं रहेगा b1 बटा b2 के, तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, संगत होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। फिर किसमें समझते हैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 रहता है, तब क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होगा? अनेक हल होगा, अनेक हल। फिर ये होगा आपका संगत। अब रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं बताइए, रेखाएं कैसी होगी? समपाती, समपाती रेखाएं होंगी। तो इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग। ऐसा रहेगा तो क्या होगा? ये दोनों बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा, तब क्या होगा? तो इसका पहले की कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। फिर जब कोई हल नहीं होगा तो ये हो जाएगा असंगत, और फिर ये हो जाएगा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो जाएगा। देखिए प्रतिच्छेदी का मतलब जब आप ग्राफ बनाइएगा ना, तो दोनों ग्राफ ऐसे काटेगा, जहां कटेगा एक्स वाई का मान निकलेगा। संपाती का मतलब जब आप ग्राफ बनाइएगा ना, तो दोनों समीकरण जो है एक ही ग्राफ पे आएगा। और समांतर का मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, दोनों आपस में कभी मिलेगा नहीं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। समीकरण ऐसा रहेगा, यहाँ से आप ये निकालिएगा, उसके बाद आपको ये पूरा याद होना चाहिए। इससे आपका लगभग 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन कितना आसान है।
इसको रहने देते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप का है। लिखा है कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण है, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बताइए कि का कोई हल नहीं होगा कब? कोई हल नहीं होगा कब? देखिए कोई हल नहीं होगा कब? जब ऐसा हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। इसी थ्योरी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर है 0। एक और समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। संपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि लंबवत है? निकालिए। देखिए पहले a1 बटा a2 निकालिए। देखिए a1 यहाँ कितना है 1, a2 कितना है 3। इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं a1, इसको कहते हैं b1, इसको कहेंगे c1, इसको कहेंगे a2, इसको कहेंगे b2 और इसको कहेंगे c2। ठीक है, a1 बटा a2, a1 कितना हो गया x गुणांक कितना 1, तो 1 लिखे, और a2 कितना है 3, तो 1 बटा 3। अब b1 बटा b2 निकाल के देख लीजिए, तो b1 आपका हो गया -1, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है, और b2 यहाँ कितना है -2, काटिए तो 1/2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं ये 1/3 है, ये 1/2 है। हम क्या पहले बताए थे कि पहले ये दोनों चेक करना है, बराबर नहीं आएगा तीसरा की जरूरत है नहीं। इसको हम लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। अब जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता है तो इसमें से क्या होगा? अद्वितीय हल, संगत और प्रतिच्छेदी। आपका ऑप्शन क्या है? कि रेखाएं संपाती है, समांतर है कि प्रतिच्छेदी है? तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जब आप इसको समझिएगा तो आसान क्वेश्चन लगेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब एक्स वाई का मान निकालना है, इससे 2 क्वेश्चन था, आप इसको बढ़िया से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1। इससे कहता है कि एक्स वाई का मान निकालिए। आप विलोपन से बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए, इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे आपको बनाना है बनाइए, एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। देखिए तो ये समीकरण 1 है, इस समीकरण क्या है 2 है, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस है तो कट गया, तो 5 और 2 कितना हो गया 7x और 6 1 7, यहाँ से x निकाल लीजिए, 7/7 यानी कितना हो गया 1। अब x बराबर 1 समीकरण 1 या 2 कोई में रखिए, समीकरण 1 में रख लीजिए, तो 2x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1 है, x के जगह 1 रखना है, रखिए ये x है, इसके जगह 1 रखना है, हल कीजिए। तो यहाँ से y जब कीजिएगा तो 6 - 2 यानी कितना 4, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया 6। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स वाई का मान निकालना है तो ज़्यादा होगा आसान निकालना विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर, इसमें मिस हो गया है, जैसे 7 के बाद 9 डायरेक्ट दिया हुआ है, जो उसका जैक का PDF था मॉडल क्वेश्चन का। ठीक है, उसका मतलब ये हमको क्वेश्चन बनाना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है? इनमें से कौन द्विघात समीकरण है? पहला है ऑप्शन x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ऑप्शन नंबर बी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ऑप्शन नंबर सी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। और ऑप्शन नंबर डी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर x प्लस 3 के होल क्यूब। ठीक है, इसको हमको चेक करना है कि द्विघात समीकरण कौन है। सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का फॉर्म है। इस टाइप का कौन फॉर्म है? देखिए द्विघात समीकरण कौन कौन होता है। देखिए अगर ये समीकरण का मतलब माइनस में आ जाए पाँव ऐसे, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर रूट में आ जाए, जैसे रूट एक्स आ जाए
2√x प्लस मान लीजिए 10y बराबर 9, इस टाइप का आ जाए तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। माइनस में रूट में नहीं होना चाहिए, या ऐसे आ जाए कि x के पावर 3/2, मतलब बाटा में, रूट में और माइनस में, ऐसा रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए बात को समझिएगा। अब आगे देखिए, तो हमको चेक करना है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण आपका नहीं है। तो इसको देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी माइनस, जैसे ऐसे तोड़िएगा देखिए, एक्स स्क्वायर हो गया ना, माइनस 2ab, 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6x और 3 तरीके 9, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 6x वाला बचेगा। द्विघात में क्या होता है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा देखिए, यहाँ से जब इसको हल कीजिएगा तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए हल करके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो ए स्क्वायर 2ab यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, आई हो गया 2x माइनस 6, तो ये हो गया 2x कट जाएगा तो ये हो गया x स्क्वायर 6 यानी माइनस में जाएगा प्लस में यानी 7 बराबर। देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो। तो आप चेक कर ले सकते हैं, तो ऐसे भी हल करके आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात है, मूलों की प्रकृति बताना है, मूल से क्वेश्चन है। देखिए, तो आपको मूलों की प्रकृति याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा विविक्तर डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना होगा मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति में 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि जब डी का वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए, मतलब विविक्तर जब आप निकालिएगा तो डी बराबर क्या हो, 0 हो, तो 2 समान वास्तविक मूल होगा। क्या होगा, 2 समान वास्तविक मूल होगा, ठीक है। कब, जब डी का वैल्यू आप 0 लाइएगा। फिर दूसरा, जब डी का वैल्यू जो है ना 0 से बड़ा आ जाए, मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 50 100 कुछ भी हो, जब डी जो है 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो, तो 2 भिन्न माने अलग अलग 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, मतलब x का जो वैल्यू आएगा दोनों अलग अलग आएगा। तीसरा लेते हैं, जब d का वैल्यू जो है ना 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा कौन होता है, माइनस में आने लगे डी का मान, तो कोई मूल नहीं होगा, मूल निकलेगा ही नहीं। और चौथा आप याद रखिएगा, मूल जब निकाला रहेगा यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा क्या फॉर्मूला होता है 2a। तो इससे आपको एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, है ना, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तो आपको विविक्तर पूछेगा, है ना, मूलों की प्रकृति पूछेगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, अभी देखे थे इससे पहले x का वैल्यू 3 और 4 आया था। तो जब ऐसे इसका गुणनखंड अभी हल्के के नाम थे, x का वैल्यू आया था 4 और x का वैल्यू आया था 3, इसका ये क्या कहलाएगा, यही ना मूल निकलना है। x का मान अगर d का मान आ गया 0 तो x का मान क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा। जैसे x का मान 4 तो x का मान 4 आएगा, और यदि d जो 0 से बड़ा आ जाएगा तो दोनों अलग अलग वैल्यू आएगा। तो जब ऐसे हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इतना करने की क्या जरूरत है। तो वैसे क्वेश्चन जिसको हम गुणनखंड आसानी से नहीं कर सकते हैं तो उसको इस विधि से आप हल करके x का मान निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम सिंपली हम लोग बनाए थे तो x का वैल्यू 4 और 3 आया था, बनाए थे ना, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, तो यहाँ से x कॉमन ले लिए थे तो x माइनस 4 माइनस 3 लिए थे तो x माइनस 4, यानी x माइनस 4 और x माइनस 3 हुआ था, तो x बराबर आया थे वो 4 और x बराबर आया 3, ठीक है। तो जब ये आसानी से ऐसे बन जाए तो इस नियम की क्या जरूरत है। तो वैसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जो इस गुणनखंड विधि से नहीं बनते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है और इससे बनाया जाता है क्वेश्चन।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा हम क्यों करते हैं। आखिर एक्स का वैल्यू निकालना है इस नियम से भी। देखिए हम इसी क्वेश्चन को हम इसमें बनाते हैं और आंसर कितने आएगा देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि डी का मान निकालिएगा। तो यहाँ से देखिए ए बराबर देखिए कितना है 1, बी बराबर -7 और सी बराबर कितना आ गया 12। ए हो गया, बी हो गया, सी बराबर 12 और यहाँ से डी निकालिए। तो डी बराबर फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर -4ac। बी का मान -7 है, -4, ए का मान 1 और सी का मान 12। 7 7 49 और 12 4 48, कितना आ गया डी का मान 1। तो डी का मान 1 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में कि विविक्तर बताइए, तो फट से ऐसे एबीसी निकाल कर डी 1 आ गया। तो विविक्तर मेरा कितना आ गया 1। तो 1 जब आया तो इस 3 कंडीशन में से कौन कंडीशन है, तीनों में से देखिए 1 आ गया था, क्या है 0 से बड़ा है। तो 0 से जब बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे, जब डी जो है 0 से बड़ा हो तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा 5 नंबर का जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो ये चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि मूलों की प्रकृति में लिखिएगा कि जब डी 0 से बड़ा हो तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहाँ से मूल निकालते हैं। तो मूल का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस -√d बटा 2 होता है। तो ध्यान से देखिए माइनस b का मान कितना है -7 प्लस माइनस d का मान कितना है 1 और 2 अब a का मान कितना है 1। तो माइनस माइनस प्लस ये 7 हो गया, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का 2। अब यहाँ देखिए एक बार प्लस है एक बार का है माइनस है, 2 बचेंगे। एक बार लिखेंगे 7 प्लस 1 बटा 2, एक बार लिखेंगे 7 माइनस 1 बटा 2। देखिए यहाँ देखिए एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना, 7 प्लस 1 और 7 माइनस 1 बटा 2। 7 और 1 8, 8 बटा 2 यानी कितना हो गया 4 और यहाँ सही है 4 और 7 में से 1 गया तो 6 बटा 2 2 3 6 यानी ये हो गया 4 है वो कितना आ गया 3। देखिए वहाँ भी आया था 4 और 3। तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर पे। यहाँ से आपको छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है कि विविक्तर बताइए, है ना, मूलों की प्रकृति बताइए। तो इसी क्वेश्चन को हमने इस नियम से बनाया, आंसर आया। ऐसे गुणनखंड से बनाया तो वो आंसर आया। तो वैसे क्वेश्चन जो इस नियम से गुणनखंड विधि से नहीं बनते हैं तो उसको इस नियम से बनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको 5 नंबर में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा और आपका छोटा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 है कि x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति कब कैसे बताइएगा, पहले आप d निकालिएगा। तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है b² -4ac। देखिए b का मान कितना है 7 -4, a का मान 1 है और c का मान कितना है 6। अब देखिए 7 7 49 हो गया और 6 चौका 24 हो गया। तो 9 में से 4 गया तो हो गया 5 और हो गया 25, है ना। 9 में से 4 गया था 5 25, डी का मान कितना आ गया 25। तो डी का मान 25 आ गया यानी 0 से बड़ा है। तो मूलों की प्रकृति क्या हो गया कि मूल क्या होगा 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² -4x प्लस k बराबर 0 हो का मूल इसमें दिया है समान हो, मूल क्या हो समान हो, तो k का मान अब हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, k का मान ज्ञात करना है कब, जब इसका मूल समान होता है। तो मूल समान कब होता है, जब d का मान क्या होता है 0। अभी लिखवाया था ना कि जब d बराबर 0 हो तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे। मूल समान कब होगा, जब d का मान क्या आ जाएगा 0। चूंकि मूल समान होगा, x का वैल्यू दोनों एक जैसा आएगा कब, मूल समान होगा जब d बराबर क्या होगा 0 होगा। देखिए d बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए, d की जगह 0 लिख लीजिए, डी की जगह 0 लिख लीजिए, बंद कर दीजिए। डी का मान कितना है -4 स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है k। बंद कर दीजिए, इसको हो गया 0। कभी हमेशा यहाँ प्लस होता है, स्क्वायर है 4 चौका 16 माइनस 4 एकम 4 के। यहाँ से हमको k निकलना है, इसको ले लाइए तो प्लस हो जाएगा बराबर 16। तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा 16/4 यानी 4 चौका 16, k बराबर कितना है 4। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, जब आप थ्योरी अच्छे से समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एपी से क्वेश्चन। एपी से क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम लोग उसका थ्योरी भी देखेंगे और उसके बाद उसका क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन हम ले लें
एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 2√2 या 2√3 ले लेते हैं, ठीक है, x प्लस 10 बराबर 0। इसका हमको निकालना है विविक्तर d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b की जगह कितना लिखेंगे, 2√3, स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, a का मान 2 है और c का मान 10 है। हल कीजिए। तो देखिए पहले इसका स्क्वायर होता है 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3, हो गया 10 दूनी के 20, 20 चौका 80, तो ये हो गया 12 माइनस 80, है ना। अब 12 में से 80 घटा दीजिए तो हो जाएगा माइनस कितना, 80 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा, हाँ 68, 80 में से 12 घटेगा तो 10 2 8 68, माइनस 68। जब माइनस में आने लगता है तो हम बताए थे कि जब माइनस में आता है आपका डी का मान तो कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एपी क्वेश्चन। तो एपी का भी थोड़ा सा थ्योरी हम देखेंगे। एपी किसको कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी किसको कहेंगे, किसको, कि हम यदि अगला पद में से पिछला पद को घटाएं और उसका घटाव बराबर आ गया, सब क्या आना चाहिए, बराबर, तब हम कह सकते हैं कि वह एपी में है, ठीक है। अब बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं है। उदाहरण से समझिए, जैसे हम कह दें कि हो गया 2 4 6 8। अब इसको हमको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए अगला में से पिछला घटाइए, तो 4 में से 2 घटाइए, 4 माइनस 2 तो कितना आया 2, ठीक है। इसमें से इसको घटाइए 6 माइनस 4, इसमें से अगला में से पिछला घटाना है, ऐसे 6 माइनस 4 तो कितना आया 2, इसमें से इसको घटाइए 8 माइनस 6 कितना आया 2, ठीक है। देखिए सबका घटाव क्या आया, बराबर, तो इसको हम कह सकते हैं कि एपी में है। ये 2 4 6 8 क्या है, एपी में है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम ले अभी 2 6 8 10। अब घटा देखिए 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया तो 2। देखिए इसका घटाव बराबर आया नहीं, तो यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया कि एपी क्या है। माने अगले पद में से पिछले पद को घटाएं, यदि उसका घटाव बराबर आ जाए तो एपी में है, ठीक है। अब नहीं आया तो एपी में नहीं है, ठीक है। और ये जो घटाव आया ना, यही डी होता है, विविक्तर। ये क्या होता है, और सॉरी विविक्तर बोल रहे हैं, और यही होता है आपका डी, यानी सार्वंतर। देखिए डी कंफ्यूजन हो जाता है, देखिए डी बराबर वही फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, जो अभी हम लोग पढ़े, है ना। इसको कहते हैं विविक्तर। और डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, इसको कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर, इसको कहते हैं विविक्तर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सार्वंतर डी बराबर a2 माइनस a1 और विविक्तर डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यही घटाव जो होता है ना, यही होता है क्या आपका सार्वंतर। आगे देखिए, तो हम समझ गए कि कैसा क्वेश्चन रहेगा जिसको हम एपी में चेक कर सकते हैं। तो फिर इसमें जो होता है सार्वंतर डी बराबर a2 माइनस a1 भी कर सकते हैं, आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, आप a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, जितना मन कितना, लेकिन हम लोग लेके चलते हैं ये, है ना। आता है तो फर्स्ट लिखते हैं a2 माइनस a1 लिखते हैं, ठीक है। फिर आप इसमें याद रखिएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है। n पदों का ये n है ना, n क्या है, n जो होता है वो होता है अंतिम पद, n क्या होगा, अंतिम पद, ठीक है। a को हम बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलेंगे, प्रथम पद। n को क्या बोलते हैं, पदों की संख्या, और d क्या होता है, सार्वंतर, होगा सार्वंतर, ठीक है। तो आपको एक एक थ्योरी को समझना होगा। n क्या है, अंतिम पद, a क्या है, प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या, और d क्या है, सार्वंतर, d क्या है, सार्वंतर।
आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद ये फॉर्मूला देखे होंगे, नहीं पढ़े तो फिर से देखिए। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है, इसको कहते हैं n पदों का योग। इसका मतलब सम, यानी n पदों का योग, n पदों का योग। तो योग का जो भी क्वेश्चन कहेगा इसका योग बताइए। जैसे क्वेश्चन का देगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट 20, इतना पदों का योग बताइए। या इसको ऐसा भी लिखता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट 20 का योग बताइए, तो उसमें ए फॉर्मूला रहेगा। ऐसा का मतलब n पदों का योग। n समझ रहे हैं, पदों की संख्या। a है प्रथम पद, n है पदों की संख्या, और d क्या है, सारवंत। अब इसी में एक और क्वेश्चन, छोटा सा फॉर्मूला है, इसी को जब हम छोटा करते हैं तो देखिएगा। एन बराबर n/2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, या a का हो गया 2a हो गया, बाकी n-1 इंटू डी। अब देखिएगा ये वाला चीज, ये चीज है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, an। हम लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, या Sn बराबर लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। an और l को बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। तो आपका एक ए फॉर्मूला हो गया, आपका ए फॉर्मूला हो गया, आपका एक ए फॉर्मूला हो गया, और ए। ठीक है, तो आपको एपी से इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, ज्यादा तो याद रखना है नहीं, तो इतना से आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और यहाँ तो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछता है कि सार्वंतर और प्रथम पद बताइए या इसके अगले पद बताइए, है ना, तो उसको हम देख लेते हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, आपका बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एपी है 24 है, 21 है, 18 है का सारवंतर बताइए। सारवंतर बताने, सारवंतर बताना है। सारवंतर डी बराबर क्या होता है, बताइए। a2 माइनस a1, या कोई अगला से पूछना घटा दीजिए। a2 कितना है 21, 21 में से घटाइए 24, कितना आ जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एपी 2 है, 7 है, 12 है, डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करें। देखिए 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो पहले ए निकालिए, कितना है 2, और डी 7 में से 2 गया तो कितना हो गया 5। 10वां पद निकालना है ना, तो ये 10 बराबर a प्लस क्या होता है 9d होता है, या उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। a का मान 2 हो गया, a 9 हो गया, और d का मान कितना हो गया 5। 9 5 45 और 2 कितना हो गया 47। आपसे कोई बोले कि 20वां पद निकालिए, ये 20 लिखिए, ये 20 बराबर a प्लस कितना होता है 19d, है ना। a का मान 2 हो गया प्लस 19, और d का मान कितना 5। इसको हल कर देंगे। जो भी पद पूछेगा, जैसे 20वां पूछा था a प्लस 19d, यहाँ पे 10वां पूछा था a प्लस 9d, मैंने यहाँ क्या हुआ कम होगा, या आप इससे भी बना सकते हैं a 10 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। 10वां पद निकालना है तो n का मान कितना हो गया 10, तो a प्लस n की जगह जैसे 10 रखिएगा तो देखिए क्या आ गया, a 10 में से गया तो 9, तो वही बताया कि नहीं आया। तो अब डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इतना क्या लिख लेते हैं, है ना। यही 10वां पद 11वां पद पूछेगा तो फटाक से ए और डी निकालिएगा। अगर 10 पूछेगा तो a प्लस 9d, 20 पूछेगा तो a प्लस 19d, है ना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम यहाँ तक देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ताकि उतने में मेरा एग्जाम में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।